हमारे यूट्यूब चैनल विजय घाट एजुकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स का पेपर जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन जो 2024-25 में आपके पेपर में आने वाला है, यानी मॉडल पेपर है दोस्तों। इसी तरह आपका पेपर सेम टू सेम पेपर आपका आएगा, इसी तरह दोस्तों आपका पेपर आएगा। तो दोस्तों आपके बीए फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स का पेपर माइनर सब्जेक्ट का है दोस्तों। बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का है ये पेपर। दोस्तों हम फाइनली पेपर को देख लेते हैं। ये बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो 2023 और 24 में इकोनॉमिक्स का पेपर है दोस्तों। आपके एक नंबर का 5 क्वेश्चन दिया रहेगा जो आपको इसको सॉल्व करना है। आपका मिनिमम मार्क्स 40 नंबर का रहेगा और टोटल मार्क्स दोस्तों 40 नंबर का रहेगा और मिनिमम मार्क्स आपका 13 नंबर, यानी 13 नंबर से आपका पासिंग रहेगा दोस्तों। और जो आपका ये पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। तो दोस्तों हम पेपर को देख लेते हैं, पेपर आपका कैसा जाएगा। दोस्तों आपका पहला पेपर है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन कहा है, यानी इकोनॉमिक्स को गृह प्रबंधन किसने कहा है। आपका पहला ऑप्शन है कौटिल्य ने, दूसरा ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु, यानी अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन कहा है अरस्तु ने। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र में विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ये किसने कहा है, मार्शल ने। आपका ऑप्शन है दोस्तों मार्शल ने, वाकर ने, एडम स्मिथ ने, जेवीसी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान कहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन यानी भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन है 1 जनवरी 1948 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1956 को, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 15 अगस्त 1998 को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 को, यानी भारत में जो आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1951 में। अब हम चौथा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उपभोग में आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए, यानी उपभोग में आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होनी चाहिए या अप्रत्यक्ष होनी चाहिए या दोनों उपयुक्त दोनों सही हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फाइनली कैसी होनी चाहिए, ये तीनों दोस्तों गलत है, ये सही है, यानी उपभोग में आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्यक्ष होनी चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, उपभोग कहलाएगा। फिर हमारा पांचवा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। पांचवा क्या है, पांचवा है मानव पूंजी निर्माण में एक समस्या है। मानव पूंजी निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि। जो जनसंख्या में वृद्धि है वो मानव पूंजी निर्माण में एक समस्या है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन आएगा, आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें नहीं आपका 8 या 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 5 करना है। 3-3 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखने पर 3 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। इसकी शब्द सीमा 150 से 200 तक रहेगी। इसको आप 5 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। इसमें से 7 या 8 दिए रहेंगे, उसमें से टोटल आपको 5 ही सोल्व करना है, टोटल 5, 2 को छोड़ देना है। तो दोस्तों हम अभी इसका पूरा आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ये 10 नंबर का रहेगा, आपको इसमें से 2 सोल्व करने होंगे, 2 क्वेश्चन टोटल सोल्व करने होंगे। आप इनमें से किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये बीए फर्स्ट ईयर का माइनर का पेपर है जो आपको इसी तरह आएगा। आपके 2023-24 में जो पेपर है यही आएगा, यानी 2024 और 25 में जो पेपर है यही आपका सेम टू सेम पेपर इसी तरह आता है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको 15 नंबर मिलेंगे तीनों क्वेश्चन करने पर।
फिर दीर्घ उत्तरी में आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करना होगा। तो दोस्तों फाइनली हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का जो आंसर है वो पहला क्वेश्चन है, भारत एक संपन्न एवं धनी देश है, इसको सिद्ध करना, यानी भारत जो है एक संपन्न एवं धनी देश कैसे है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एक संपन्न एवं धनी देश है। तो इसका आंसर किस तरह लिखना है दोस्तों, ये रहा इसका आंसर। भारत एक संपन्न एवं धनी देश है। तो दोस्तों प्राचीन समय में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, यानी पुराने समय में भारत को क्या कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता था। इसका आशय है कि हमारा देश प्राकृतिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में काफ़ी संपन्न रहा है, इसीलिए भारत एक धनी देश है ना। फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विस्तृत भूभाग, यानी भारत का जो भूभाग है वो दक्षिण में 3214 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर चौड़ा है। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 3209 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जो विश्व का 2.4% भाग है। यानी भारत का जो विस्तृत है वो सबसे बड़ा है, इसलिए भारत क्या है, धनी देश है। फिर दूसरा पॉइंट दोस्तों, उपजाऊ धरातल, भारत का लगभग 50% कृषि योग्य भूमि है, जो भारत के उत्तर व पूर्वी भाग में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों के मैदान है, जो देश के 30% भाग में फैले हुए हैं। इन मैदानों के विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न व्यापारिक फसलें तैयार की जाती हैं। जो हमारा भारत है वो उसमें उपजाऊ धरातल है, जिसमें से 50% भूमि जो है कृषि योग्य, यानी भारत एक धनी देश है ना। हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी देश है। फिर है विशाल जनशक्ति, हमारे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है दूसरा बड़ा देश है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 100 करोड़ से अधिक है। इतनी विशाल जनशक्ति उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के समुचित विदोहन के लिए पर्याप्त है। तो कह सकते हैं नहीं, भारत एक संपन्न एवं धनी देश है। फिर हमारा चौथा पॉइंट दोस्तों, जो भारत में है प्रचुर वन संपदा, यानी पर्याप्त मात्रा में वन संपदा है। भारत में 7.50 करोड़ हेक्टेयर में वन है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% है। इन वनों से अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो अनेक उद्योग एवं कच्चा माल प्रदान करती हैं। ये पर्यटकों के आकर्षक केंद्र, जंगली जानवरों से आश्रय स्थल हैं, जो वनों से रोजगार में वृद्धि होती है। फिर दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट है प्रचुर खनिज संपदा, यानी जो प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दोस्तों प्रचुर मात्रा में जो खनिज संपदा है वो उपलब्ध है। भारत में क्या है, प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा उपलब्ध है। भारत में खनिज तेल, जिसमें तांबा, अणुशक्ति, जस्ता, कोयला अथाह भंडार है, जो भारत के अभ्रक उत्पादन में प्रथम, मैग्नीज उत्पादन के विश्व में द्वितीय एवं कोयले का उत्पादन 25% परत में सिंचित है। गत 30 वर्षों में खनिज उत्पादन 40 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। फिर दोस्तों हमारा सातवां पॉइंट है शक्ति के साधन, जो कोयले के भारत में इतना विशाल कोष है, जो वर्तमान दर से उपभोग करने पर 600 वर्षों तक भी समाप्त नहीं होंगे, है ना। हाल में मिले भंडार पर्याप्त हैं, जो हाल में खनिज के तेल भंडार है वो पर्याप्त हैं। जल शक्ति एवं पर्याप्त नदियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ, अणु एवं ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे भारत में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी उपलब्ध है। फिर सामुद्रिक संपदा, जो 8वां पॉइंट है दोस्तों, वो सामुद्रिक संपदा। भारत की तीन ओर क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जलवायु एवं व्यापार हेतु अनुकूल है। और भारत में नमक, मत्स्य संपदा, खनिज तेल, मोती, अन्य खनिज प्रकार भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए भारत क्या है, एक धनी देश है। तो दोस्तों फाइनली ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।
दूसरा क्वेश्चन है भारत में जल संसाधन के महत्व को बताइए। भारत में जल संसाधन के महत्व को बताइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको हम क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ये देखिए, भारत में जल संसाधनों का महत्व। भारत में जल संसाधन का क्या महत्व है? तो दोस्तों भारत में जल संसाधन का महत्व देख लेते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई की आवश्यकता स्वाभाविक है। यदि जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते तो दोहरी तिहारी फसलों की जा सकती थी। नवीन भूमि को कृषि काम में लाया जा सकता था, यानी कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता था। भारत में जल संसाधनों का महत्व निम्न अनुसार है। भारत की अनिश्चितता। देश में 70% भाग फसली क्षेत्र पूर्णतया किसमें निर्भर है? जो वर्षा पर निर्भर रहता है। यह अनिश्चित है कि इसका अर्थ कब वर्षा, कब, कहाँ और कितनी होगी। अनिश्चितता होता है जो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी जो भारत का जलवायु है वो मानसूनी है ना। तो भारत में जल पानी की बरसने की निश्चित समय या अवधि नहीं होती है। फिर दूसरा पॉइंट है पर्याप्त वर्षा, है ना। कभी कभी वर्षा आवश्यकता से मुकाबले से अपर्याप्त होती है, जो कम वर्षा होने पर फसलों की सिंचाई अनिवार्य हो जाती है, अन्यथा अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। फिर दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? वर्षा की मौसमी प्राकृतिक। जो वर्षा की मौसमी प्राकृतिक, यानी वर्षा जो है मौसम यानी हर एक समय नहीं होती है, मौसम बाय मौसम होती है। जैसे सितंबर तक बीच में होगी, उसके बाद खरीफ की फसलों को मानसून के सहारे छोड़ा जा सकता है ना। शेष महीनों में सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, हर समय वर्षा नहीं होता। फिर चौथा पॉइंट है दोस्तों वर्षा का असमान वितरण। जो वर्षा है वो असमान वितरण होता है। फिर आपका दोस्तों इसी तरह आपको लिख लेना है। फिर पाँचवा पॉइंट है अधिक जल चाहने वाली फसलें। जो फसलें हैं अधिक जल चाहने वाली फसलें होती हैं, जो भारत में काफ़ी उत्पादन की जाती है ना। अकालों से मुक्ति। फिर सातवां पॉइंट है बाढ़ों पर नियंत्रण। फिर कृषि का विस्तार। तो दोस्तों आपको पेपर में इसी तरह पॉइंट डाल के लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। फिर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति पर लाभ। हरित क्रांति के लाभ लिखिए, यानी हरित क्रांति के आने से क्या लाभ हुए हैं। दोस्तों हरित क्रांति का हम लाभ देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके हरित क्रांति का लाभ। ये हरित क्रांति के क्या लाभ हैं? हरित क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस कथन का मूल्यांकन विभिन्न फसलों के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव से किया जा सकता है। और सबसे अधिक वृद्धि जो है गेहूं के उत्पादन में हुई है। 1960-61 में गेहूं का उत्पादन कितना था? 11.0 मिलियन टन था, जो 1980 में 81 से बढ़कर 36 मिलियन टन हो गया है। दोस्तों आपको हरित क्रांति का लाभ इसी तरह लिख देना है। फिर दोस्तों ये रहा आपका हरित क्रांति का लाभ। दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हरित क्रांति का लाभ इसी तरह आपको लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपका 5वां हो गया, बेरोजगारी समस्या को हल करने के सुझाव दीजिए। यानी बेरोजगारी समस्या को किस तरह हल करना है, उसका भी आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। बेरोजगारी समस्या को हल करने के जो सुझाव है वो ये रहा दोस्तों। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, यानी भारत में बेरोजगारी दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, है ना। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, यानी जनसंख्या में वृद्धि करके बेरोजगारी को रोका जा सकता है। जब तक जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी तब तक बेरोजगारी नहीं रुक सकती, क्योंकि जितनी ही जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही महंगाई बढ़ती चली जाएगी। फिर दोस्तों है रोजगार प्रधान शिक्षा प्रणाली, यानी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो आमूल परिवर्तन होना चाहिए वो शिक्षा के संबंध में जोड़ना चाहिए। अब तक हमारी शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक नहीं है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट है गाँवों में रोजगारोन्मुख नियोजन, यानी जो रोजगार को योजना प्रदान की जाए, यानी गाँवों में कुशल अकुशल शिक्षित अशिक्षित पुरुष एवं स्त्री सभी प्रकार के श्रमिकों को रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किए जाएं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है उत्पादन वृद्धि की गति में वृद्धि, यानी जो उत्पादन है उसके गति में क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए। देश में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। जब तक देश के उत्पादन में जनसंख्या में वृद्धि में दोगुना नहीं होता तब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती
है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास। जब तक कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में विकास नहीं होगा तो जो बेरोजगारी होगी वो दूर नहीं होगी। फिर अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र का विकास। निजी क्षेत्र का भी विकास करना आवश्यक है। फिर दोस्तों इसी तरह हर एक पॉइंट को आपको लिख लेना है। पति पत्नी दोनों नौकरी में कुछ प्रतिबंध लगाया जाए। और दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। क्षेत्रीय विषमता के प्रमुख कारण। जो क्षेत्रीय विषमता है उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों वो हम आपको बताए देने, इसका आंसर भी प्रोवाइड करवाए देने। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो हम और हर एक सब्जेक्ट का पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों फाइनली हम देख लेते हैं क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के यानी विषमता के सब्जेक्ट का पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों फाइनली हम देख लेते हैं क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के यानी विषमता के क्या कारण है। जो क्षेत्रीय विषमता है उसका कारण क्या है, ये रहा दोस्तों आपका आंसर। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के कारण भारत में अधिकांश विकासशील देशों की बात क्षेत्रीय विषमता भी उपनिवेशी शासनकाल में हुआ था, है ना दोस्तों। फिर आपको क्षेत्रीय विषमता का कारण इसी तरह आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 8 पॉइंट है दोस्तों जो क्षेत्रीय विषमता का कारण है वो 8 पॉइंट में है, आपको इसी तरह लिख देना है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से भी राज्यों में कौशल संवेदनशीलता एवं प्रणालियों के प्रशासनिक व्यवस्था भी रही है। तो दोस्तों इसी तरह आपको क्षेत्रीय विषमता लिख देने। दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो रोक के रखे हैं। फिर दोस्तों अगले वीडियो में चलते हैं, नहीं अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं। क्षेत्रीय विषमता के बाद आपका अगला क्वेश्चन है रेलों के महत्व के बारे में लिखिए। जो रेल का महत्व है तो उसके बारे में लिखना है। दोस्तों आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद छोड़ देना है। टोटल क्वेश्चन नहीं करना है। आपका टाइम बहुत 3 घंटे का टाइम रहता है, आपको पूरी कॉपी भरनी होती है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, फाइनली 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। फिर दोस्तों अब आपका आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जो आपको 2 ही करने होंगे। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों आपको कितने का 10 नंबर का रहेगा, जो आपको 2 ही सॉल्व करने होंगे। इन 4 में से आपको 2 सॉल्व करने हैं। भारत में निर्धनता के क्या कारण है, यानी भारत में निर्धनता के क्या कारण है वो देख लेते हैं दोस्तों। हम पूरी आंसर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का पेपर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आपके पेपर इसी तरह आते हैं। तो देख लेते हैं भारत में निर्धनता के क्या कारण है। ये देखिए दोस्तों, भारत में निर्धनता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था एक विशालशील अर्थव्यवस्था है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक विशालशील अर्थव्यवस्था है। अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था भी गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है, जो भारत के निर्धनता का मुख्य कारण है। तो दोस्तों फाइनली हम पहले आर्थिक कारण देख लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, सामाजिक कारण भी देखेंगे। तो आपको 2 पॉइंट डाल लेना है, पहले आर्थिक कारण फिर सामाजिक कारण। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारण देख लेते हैं दोस्तों। पहले आर्थिक कारण क्या है, अल्प विकास। जो अल्प की विकास की गति है वो देख लेते हैं। भारत में निर्धनता यानी जो भारत में निर्धनता है सर प्रमुख कारण देश का क्या है, अल्प विकास। यानी देश का अल्प विकास ही 56 वर्षों में हम नियोजनाबद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है ना। जो तथापि हमारे विकास की बहुत गति धीमी रही है ना। धीमे आर्थिक विकास कारण ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकी है, जो भारत में निर्धनता का कारण बनी हुई है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं सॉरी, अगला पॉइंट है जो है आय एवं धन के वितरण में असमानता। जो आय एवं धन के वितरण में क्या है, असमानता है, जिससे निर्धनता बनी हुई है। भारत में आय व धन का वितरण असमान है। जो रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में समस्त राष्ट्रीय आय का लगभग 30% जनसंख्या 10% धनी लोग को प्राप्त होता है, एवं जबकि जनसंख्या के 20% ही निर्धन वर्ग में राष्ट्रीय आय का केवल 8% भाग ही प्राप्त हो पाता है। जो तुलना में देखें ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में देखें तो शहरी क्षेत्र का आय का वितरण असमान है। जो आय का वितरण असमान होते हुए भी इसीलिए जो है तो निर्धनता का कारण बना हुआ है। आय का जो वितरण है वो क्या है,
असमान होने के कारण देश में निर्धनता बनी हुई है। फिर हमारा अगला पॉइंट है अपर्याप्त विकास दर। जो विकास की दर है वो क्या है? अपर्याप्त है। भारत में अर्थव्यवस्था की विकास दर निम्न है। जो योजना काल के औसत विकास का दर क्या है? 3.5% ही रही है, जिससे गरीबी की जड़ों को अधिक गहरी कर दिया है ना। जो विकास की दर है वो क्या है? अपर्याप्त है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। यानी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो क्या है? उच्च है। जो हमारे भारत देश में जनसंख्या वृद्धि अर्थव्यवस्था की विकास की दर को तुलना में ऊंची रही है। जो जनसंख्या की वृद्धि है वो क्या है? सबसे बढ़ रही है। विकास की गति है तो धीमी बढ़ रही है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि तेजी बढ़ रही है, जिससे हमारे भारत में निर्धनता का कारण बना हुआ है। जब तक जनसंख्या में वृद्धि में नियंत्रण नहीं होगा तब तक क्या होगा? निर्धनता बना रहेगा। आय व उपभोग के कम हो जाता है, अभाव के पनपने लगते हैं, जो जीवन स्तर में ह्रास होता है, निर्धनता का व्यापक रूप धारण कर लेता है। फिर 5वां पॉइंट है दोस्तों बेरोजगारी। जो बेरोजगारी के कारण भारत में निर्धनता बनी हुई है। देश में निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी ने निर्धनता से अधिक व्यापक बनाया है। बेरोजगारी बढ़ते हुए संचयी रूप धारण करती है। वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक लोग क्या है? बेरोजगार है, जो निर्धनता का कारण बना हुआ है। तो दोस्तों फाइनली आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन हल कर लेने हैं। हर एक पॉइंट आपको दिया गया है दोस्तों। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम शुरू से आपको दिखा रहे हैं भारत में निर्धनता के क्या कारण है। शुरू से आप स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। 1 नंबर भी एग्जामिनर आपका नहीं काट सकता। तो दोस्तों फाइनली जो मेन क्वेश्चन है वो हम समझा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्या है दोस्तों? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक कारण भी निर्धनता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। भारत में विद्यमान सामाजिक ढांचे बंधे रहने के कारण जो लोग जानबूझकर निर्धन से चिपके हुए हैं। सामाजिक सम्मान, प्रतिष्ठा, झूठा महत्वाकांक्षा ने लोगों को क्या अपव्ययी बना दिया है ना। दोस्तों भारत की निर्धनता का कारण अगर आता है तो आप इन्हीं 9-10 पॉइंट में लिख देना है, जो आपका फुल नंबर मिलेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लेते हैं। भारत में आर्थिक विकास कृषि का महत्व, यानी भारत के आर्थिक विकास में कृषि का क्या महत्व है वो देख लेते हैं दोस्तों। भारत में जो आर्थिक विकास है उसका कृषि पर क्या महत्व है ना। तो ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो देख लेते हैं। ये रहा भारत में कृषि विकास का महत्व। तो दोस्तों आपके जो पेपर में 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यानी भारत में आर्थिक विकास की कृषि का क्या महत्व समझाइए, भारत में कृषि मुख्य विशेषता एवं आर्थिक विकास का महत्व। चाहे क्वेश्चन किसी प्रकार आए दोस्तों, अगर कृषि का महत्व पूछा है तो आपको उसी प्रकार लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? जो कृषि है क्या होता है? रोजगार का आधार है। जो कृषि से क्या होता है? रोजगार प्राप्त होता है। यानी जो 10% जनसंख्या है प्रत्यक्ष, यानी 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से 10% अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर रोजगार पर आधारित है, यानी कृषि पर आधारित है। जो राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन है वो क्या है? कृषि से ही प्राप्त होता है। फिर प्रमुख उद्योग कच्चे माल जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कृषि से ही प्राप्त होते हैं। फिर निर्यात व्यापार में महत्व। जो निर्यात व्यापार में है वो क्या महत्व है दोस्तों, वो देख लेते हैं। फिर पशु के विकास में सहायक, जो कृषि है वो पशु के विकास में भी सहायक सिद्ध हुई है। और जो भारत की कृषि पशुधन को महत्व नकारा नहीं जा सकता है ना। फिर अगला पॉइंट है परिवहन के विकास में, यानी परिवहन का विकास। जो परिवहन का विकास है वो क्या है? कृषि से ही विकास हुआ है। कृषि विकास अनेक अनाज मंडी एवं व्यापार औद्योगिक सहायक सिद्ध हुए हैं। रेल, सड़क, परिवहन साधनों का विकास इन सभी कृषि के कारण ही हुआ है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों आर्थिक नियोजन का महत्व एवं सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव। दोस्तों ये 11 पॉइंट है जो आपको कृषि के महत्व में लिख देना है, तो पूरा नंबर को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का पेपर फाइनली आपका इसी तरह का हमने पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह और सब्जेक्ट के भी पेपर, यानी आपके और सब्जेक्ट के भी पेपर इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो दोस्तों, थैंक्स।